गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कंपन, घूर्णन, अवशोषण तथा तरंग संख्या के मध्य आलेख। तो कंपन, घूर्णन, अवशोषण और तरंग संख्या के मध्य आलेख किस प्रकार का होता है, तो चलो आइए उससे देखते हैं। वाई एक्सिस पर हम ले लेते हैं अवशोषण, कंपन, घूर्णन, अवशोषण तथा एक्स एक्सिस पर क्या लिया है हमने, तरंग संख्या न्यू बार, जो किसके अंदर किसमें है, सेमी इनवर्स में है। ठीक है, तो ये ग्राफ क्या आता है, इस टाइप का दो पीक्स प्राप्त होती है अपन को, और ये पीक्स क्या दर्शाती है, ये पीक्स उच्चतम अवशोषण को दर्शाती है। किसको दर्शा रही है, ये पीक्स उच्चतम अवशोषण को दर्शाती है। ठीक है, और उस उच्चतम अवशोषण को किससे दर्शाते हैं, जे मैक्स से दर्शाते हैं, जे मैक्स। ठीक है, और इन दोनों पीक्स के बीच की दूरी जो है वो किसके बराबर है, डेल्टा न्यू बार के बराबर है। किसके बराबर है, डेल्टा न्यू बार के बराबर है। ठीक है, तो कंपन, घूर्णन, अवशोषण तरंग संख्या के मध्य आलेख इस प्रकार का प्राप्त होता है। दो पीक्स प्राप्त होती है और वो पीक्स किसको दर्शाती है, उच्चतम अवशोषण को दर्शाती है, और उच्चतम अवशोषण को हम जे मैक्स द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, और उन पीक्स के बीच की जो दूरी है वो क्या है, डेल्टा न्यू बार के बराबर है। अब जे मैक्स क्या है, जे मैक्स क्या है, तो वह घूर्णन क्वांटम संख्या, वह घूर्णन क्वांटम संख्या जिस पर दिया गया ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु उच्चतम अवशोषण दर्शाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे जे मैक्स कहा जाता है। ठीक है, वह घूर्णन क्वांटम संख्या, वह घूर्णन क्वांटम संख्या जिस पर दिया गया ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु उच्चतम अवशोषण दर्शाता है, उसे जे मैक्स कहते हैं, उसे जे मैक्स कहते हैं। इस संक्रमण की तीव्रता क्या होती है, उच्चतम जो अणु जो है, ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु जो है वो उच्चतम अवशोषण दर्शाता है। इसमें जो संक्रमण हो रहा है, इस संक्रमण की तीव्रता भी क्या होगी, उच्चतम होगी। उच्चतम अवशोषण की संक्रमण की तीव्रता क्या होगी, वो भी उच्चतम होगी। उच्चतम अवशोषण में संक्रमण की तीव्रता भी क्या होगी, उच्चतम होती है। अब इस उच्चतम तीव्रता के लिए जे मैक्स का मान हम निम्न समीकरण द्वारा दर्शाते हैं। उच्चतम तीव्रता के लिए जे मैक्स का मान हम निम्न समीकरण द्वारा दर्शाते हैं। तो जे मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट जे मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट KT अपॉन 2BHC, अंडर रूट KT अपॉन 2BHC माइनस हाफ। ठीक है, तो जे मैक्स को किस समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है, जे मैक्स ज्ञात करने का सूत्र क्या है, फॉर्मूला क्या है, तो देखो जे मैक्स इज इक्वल टू KT अपॉन अंडर रूट KT अपॉन 2BHC माइनस हाफ। ठीक है, अब जे मैक्स का जो ये मान है वो हम इस समीकरण में रखेंगे, न्यू बार, डेल्टा न्यू बार बराबर तरंग संख्या के समीकरण में रखेंगे। क्या था, ओमेगा नोट बार प्लस 2BJ प्लस 1 था। ठीक है, तो यहाँ पे जे की जगह क्या रखेंगे, जे मैक्स रखेंगे। तो क्या वैल्यू आती है, देखो डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू ओमेगा नोट बार प्लस 2BJ की क्या वैल्यू रखनी है, अंडर रूट KT अपॉन 2BHC माइनस हाफ प्लस क्या है, 1 है। तो ये क्या हो गया, 1 माइनस हाफ क्या होता है, हाफ होता है, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस हाफ। ठीक है, तो अपने पास तरंग संख्या क्या आई, तरंग संख्या की वैल्यू क्या आई, डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू ओमेगा नोट बार प्लस 2B अंडर रूट ब्रैकेट में क्या है, अंडर रूट KT अपॉन 2BHC प्लस हाफ। ठीक है, अब तो ये क्या था, कंपन, घूर्णन, अवशोषण तथा तरंग संख्या के मध्य आलेख था, और इस आलेख से डेल्टा न्यू बार की वैल्यू, ये क्या आई, डेल्टा न्यू बार की वैल्यू और जे मैक्स का मान ज्ञात किया जा सकता है। इस ग्राफ की सहायता से डेल्टा न्यू बार की वैल्यू, ये जो अपने पास आई है डेल्टा न्यू बार की वैल्यू,
और जे मैक्स का निर्धारण किया जा सकता है। और जे मैक्स ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? √KT/2BHC माइनस हाफ। अब जब ये जे मैक्स का जो वैल्यू है, जे मैक्स की जो वैल्यू है वो तरंग संख्या में रखने पर, तरंग संख्या वाले सूत्र में रखने पर तो क्या आता है? जे मैक्स की वैल्यू अपन ने रख दी तो क्या आता है अपने पास? तरंग संख्या डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू ओमेगा नोट बार प्लस 2b √KT/2BHC प्लस हाफ। अब जहां b क्या है, स्टार्ट से, जहां न्यू बार, जहां डेल्टा न्यू बार क्या है? डेल्टा न्यू बार है कंपन घूर्णन संक्रमण की तरंग संख्या। जहां डेल्टा न्यू बार क्या है? कंपन घूर्णन संक्रमण की तरंग संख्या। तो जहां डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू क्या है? कंपन घूर्णन संक्रमण की तरंग संख्या। ठीक है, फिर ओमेगा नोट बार क्या है? ओमेगा नोट बार है क्या है? मूल आवृत्ति। क्या है? मूल आवृत्ति। उसके बाद में बी क्या है? बी है घूर्णन स्थिरांक। क्या है बी? घूर्णन स्थिरांक। फिर उसके बाद में के क्या है? के क्या है यहाँ पे? के है बल नियतांक। क्या है? बल नियतांक। टी क्या है? टेम्परेचर है। टी क्या है? टेम्परेचर। फिर एच क्या है? प्लांक नियतांक है, प्लांक कांस्टेंट है। ठीक है, के क्या है? बल नियतांक है। टी क्या है? टेम्परेचर है। एच क्या है यहाँ पे? एच है प्लांक नियतांक, प्लांक कांस्टेंट। फिर सी क्या है? प्रकाश का वेग है। सी क्या है? प्रकाश का वेग। ठीक है, तो ये था कंपन, घूर्णन, अवशोषण तथा तरंग संख्या के मध्य आलेख, जिसकी सहायता से जे मैक्स और डेल्टा न्यू बार को ज्ञात किया जाता है। जिसकी सहायता से जे मैक्स और डेल्टा न्यू बार को ज्ञात किया जाता है। फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक आता है बल नियतांक का निर्धारण। बल नियतांक के का निर्धारण तथा बल नियतांक एवं बंद ऊर्जाओं में गुणात्मक संबंध। बल नियतांक एवं ऊर्जाओं में गुणात्मक संबंध। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लगा लेते हैं, बल नियतांक तथा बल नियतांक और बंद ऊर्जा में गुणात्मक संबंध। बल नियतांक के तथा बल नियतांक एवं बंद ऊर्जा में संबंध। बल नियतांक का निर्धारण तथा बल नियतांक व बंद ऊर्जाओं में गुणात्मक संबंध। ठीक है, बल नियतांक का निर्धारण, ठीक है, तथा बल नियतांक और बंद ऊर्जा में संबंध। बंद ऊर्जा में गुणात्मक संबंध। ठीक है, तो क्या हेडिंग है? बल नियतांक के का निर्धारण तथा बल नियतांक व बंद ऊर्जा में गुणात्मक संबंध। अब
अवृत्त स्पेक्ट्रम यानी कि IR स्पेक्ट्रम की सहायता से बल नियतांक K को ज्ञात किया जाता है। अणु के अवृत्त स्पेक्ट्रम यानी कि IR स्पेक्ट्रम की सहायता से बल नियतांक K का मान ज्ञात किया जाता है। ठीक है, फिर बंध के बल नियतांक जो है वो उसकी बंध सामर्थ्य के क्या होती है, समानुपाती होती है। और बंध सामर्थ्य क्या होती है, बंध सामर्थ्य का मतलब है कि कोई बंध कितना प्रबल है, कितना स्ट्रॉन्ग है, वो उसकी क्या कहलाती है, बंध सामर्थ्य कहलाती है, बंध सामर्थ्य कहलाती है। और बंधों के बल नियतांक जो है, बंध के बल नियतांक जो है वो बंध सामर्थ्य की क्या होती है, समानुपाती होती है। अतः बंध सामर्थ्य से बंध की शक्ति यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ का पता चलता है, जो बंध ऊर्जा से संबंधित होती है। यानी कि बंध सामर्थ्य क्या बताती है अपन को कि कोई बंध सामर्थ्य क्या बताती है कि कोई बंध कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना प्रबल है। अगर कोई बंध प्रबल है तो उसको विखंडित करने के लिए, उस बंध को तोड़ने के लिए हमको क्या ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है, और अगर कोई बंध दुर्बल है तो उसको तोड़ने के लिए हमको कम ऊर्जा देनी पड़ती है। तो बंध सामर्थ्य से बंध की शक्ति का पता चलता है, जो बंध ऊर्जा से संबंधित होती है। यानी कि जितना बल स्ट्रॉन्ग होगा, जितना प्रबल होगा, उसको तोड़ने के लिए हमको उतनी ही ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। और अगर कोई बंध दुर्बल है तो उसको तोड़ने के लिए हमको क्या चाहिए, कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः बंध की बंध सामर्थ्य जो है वो बंध ऊर्जा से रिलेटेड होती है या बंध ऊर्जा से संबंधित होती है। ठीक है, तो अणुओं के अवृत्त स्पेक्ट्रम की सहायता से उनके बंधों के अणुओं के अवृत्त स्पेक्ट्रम यानी कि IR स्पेक्ट्रम, अणुओं के अवृत्त स्पेक्ट्रम यानी कि IR स्पेक्ट्रम की सहायता से उनके बंधों के बल नियतांक का मान ज्ञात किया जा सकता है। उनके बंधों के बल नियतांकों का बल नियतांक का मान ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, अणुओं के अवृत्त स्पेक्ट्रम यानी कि IR स्पेक्ट्रम की सहायता से उनके बंधों के बल नियतांक का मान ज्ञात किया जा सकता है। और बंध के बल नियतांक उनके बंध की या उनकी बंध सामर्थ्य की क्या होती है, समानुपाती होते हैं। बंधों के बल नियतांक उनकी बंध सामर्थ्य, बंधों के बल नियतांक जो है वो उनकी बंध सामर्थ्य के समानुपाती होते हैं, बंध सामर्थ्य के समानुपाती होते हैं। बंध सामर्थ्य से क्या पता चलता है कि कोई बंध क्या है, कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना प्रबल है। तो अतः इससे बंध की शक्ति का पता चलता है। अतः इससे बंध की शक्ति का पता चलता है। अतः इससे बंध की शक्ति का पता चलता है। और जो किससे बंध सामर्थ्य किससे संबंधित होती है, बंध ऊर्जा से संबंधित होती है, जो बंध ऊर्जा से संबंधित होती है। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो देखो, माना एक ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु
जिसको क्या माना है हमने, एक सरल आवर्त दोलक माना है, माना एक ध्रुवीय द्विपरमाणु कणु जिसको हमने एक सरल आवर्त दोलक माना है, उसका प्रत्यानयन बल F, उसका प्रत्यानयन बल F विस्थापन x के क्या होता है, समानुपाती होता है अकॉर्डिंग टू हुक लॉ। तो ये हमने हुक का नियम पहले ही पढ़ा था, है ना, हुक का नियम पहले स्टार्ट में पढ़ा था। तो क्या होता है हुक का नियम कि जो प्रत्यानयन बल है वो विस्थापन x के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, तो एक ध्रुवीय द्विपरमाणु कणु जिसको सरल आवर्त दोलक माना है, उसका प्रत्यानयन बल विस्थापन x के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, तो F जो है, प्रत्यानयन बल F जो है वो समानुपाती x क्या है, यहाँ पे विस्थापन है। ठीक है, अब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो क्या एक कांस्टेंट लगता है, वो क्या है, -x। ये माइनस चिन्ह क्या दर्शाता है, ये माइनस चिन्ह ये दर्शाता है कि ये जो बल है वो विस्थापन के विपरीत दिशा में कार्य करता है। माइनस चिन्ह क्या दर्शाता है कि जो प्रत्यानयन बल है वो विस्थापन x के विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है, तो F इज इक्वल टू क्या आया, -kf। अब यदि x इज इक्वल टू क्या हो, 1 सेंटीमीटर हो, यदि x इज इक्वल टू क्या हो, विस्थापन क्या हो, 1 सेंटीमीटर हो, तो F क्या हो जाएगा, k के बराबर हो जाएगा। F क्या हो जाएगा, k के बराबर हो जाता है। ठीक है, इससे क्या स्पष्ट होता है, इससे ये स्पष्ट होता है कि ये जो बल नियतांक k है, ये जो बल नियतांक k है वो सरल आवर्ती दोलक का स्थायी इकाई विस्थापन का क्या है, प्रत्यानयन बल है। ये जो बल नियतांक है, बल नियतांक k सरल आवर्ती दोलक के इकाई विस्थापन का क्या है, प्रत्यानयन बल। ठीक है, तो अतः बल नियतांक के, बल नियतांक के सरल आवर्ती दोलक के, सरल आवर्ती दोलक के इकाई विस्थापन का, इकाई विस्थापन का प्रत्यानयन बल है। ठीक है, इकाई विस्थापन का क्या है, प्रत्यानयन बल है। इससे क्या स्पष्ट होता है कि जो बल नियतांक k है वो सरल आवर्ती दोलक के इकाई विस्थापन का प्रत्यानयन बल है। ठीक है, अब ये जो बल नियतांक है, ये जो बल नियतांक k है वो कंपन मूल आवृत्ति या फिर मूल कंपन आवृत्ति या हम कह सकते हैं तरंग संख्या से निम्न प्रकार संबंधित होता है। ये जो बल नियतांक k है वो मूल कंपन आवृत्ति या तरंग संख्या से निम्न प्रकार संबंधित होता है। तो किस तरह से ये संबंधित होता है, कंपन आवृत्ति, मूल कंपन आवृत्ति ओमेगा ई बार या तरंग संख्या न्यू बार इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट k अपॉन म्यू इंटू 1/2 पाई सी। क्या होता है, अंडर रूट k अपॉन म्यू इंटू 1/2 पाई सी। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला आया है, ये जो म्यू बार यानी कि तरंग संख्या या मूल कंपन आवृत्ति ओमेगा ई बार का ये जो फॉर्मूला आया है वो किससे आया था, बल नियतांक k के फॉर्मूले से आया था, है ना, जो हमने स्टार्ट में पढ़ा था। जब हमने ये सरल आवर्ती दोलक स्टार्ट किया था तब हमने पढ़ा था कि k की वैल्यू क्या थी, वहां पे k की वैल्यू थी 4 पाई स्क्वायर c स्क्वायर ओमेगा ई बार स्क्वायर म्यू। ठीक है, ये क्या है, k की वैल्यू है, बल नियतांक k की वैल्यू है और यहां से हमने किसकी वैल्यू निकाली थी, ओमेगा ई बार की वैल्यू निकाली थी। ठीक है, तो बल नियतांक k जो है वो तरंग संख्या के साथ निम्न प्रकार संबंधित होता है। तो तरंग संख्या न्यू बार या ओमेगा ई बार क्या आती है, अंडर रूट k अपॉन म्यू इंटू 1/2 पाई सी, या हम कह सकते हैं बल नियतांक k क्या है,
बल नियतांक K इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर C स्क्वायर ओमेगा ई बार स्क्वायर म्यू, जहां म्यू क्या है, म्यू है सम्मानित द्रव्यमान, म्यू क्या है, सम्मानित द्रव्यमान है, म्यू क्या है, सम्मानित द्रव्यमान है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, जिसकी वैल्यू क्या होती है, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब इसका म्यू का मान रखने पर k की वैल्यू क्या आती है, देखिए 4 पाई स्क्वायर C स्क्वायर ओमेगा ई बार स्क्वायर, म्यू की वैल्यू क्या है, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। ठीक है, नीचे ये क्या लिखा हुआ है, म्यू की वैल्यू क्या है, म्यू की वैल्यू क्या रखी है अपन ने, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब देखिए अगर हमारे पास ओमेगा ई बार या फिर हम कह सकते हैं न्यू बार मोल कंपन आवृत्ति, यदि हमारे पास मोल कंपन आवृत्ति न्यू बार या ओमेगा ई बार की वैल्यू तथा m1 और m2 अणु के परमाणुओं के द्रव्यमान m1 और m2 के मान ज्ञात है, किस किस के मान, एक तो न्यू बार या फिर ओमेगा ई बार का मान तथा अणु के परमाणुओं के द्रव्यमान m1 और m2 का मान ज्ञात होने पर हम बल नियतांक का परिकलन कर सकते हैं, हम बल नियतांक का परिकलन कर सकते हैं, जो बल नियतांक क्या होता है, बंध सामर्थ्य का माप होती है, जो कि क्या है, बंध सामर्थ्य का माप है। ठीक है, तो यदि हमारे पास न्यू बार की वैल्यू पता है या फिर हम कह सकते हैं ओमेगा ई बार की वैल्यू पता है यदि हमें, और हमें अणु के परमाणु के द्रव्यमान m1 और m2 के मान पता है, तो हम बल नियतांक ज्ञात कर सकते हैं, जो बंध सामर्थ्य का माप होती है। ठीक है, जो क्या होती है, बंध सामर्थ्य का माप होती है। अब बल नियतांक तथा अणुओं की बंध ऊर्जाओं में कौन सा संबंध होता है, गुणात्मक संबंध होता है। बल नियतांक तथा अणुओं की बंध ऊर्जाओं में गुणात्मक संबंध होता है, अर्थात अणुओं की बंध ऊर्जा, अर्थात अणु में बंध का बल नियतांक जितना अधिक होगा, अणु में बंध का बल नियतांक जितना अधिक होगा, बंध ऊर्जा का मान उतना ही अधिक होता है। ठीक है, क्या है कि बल नियतांक और अणु के बंध ऊर्जा में गुणात्मक संबंध है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि अणु में बंध का बल नियतांक जितना अधिक होगा, अणु में बंध का बल नियतांक जितना अधिक होता है, बंध ऊर्जा का मान जो है वो क्या होगा, उतना ही अधिक होता है। यानी कि बल नियतांक के मान में वृद्धि के साथ बंध ऊर्जा का मान भी बढ़ता है, यानी कि बल नियतांक में वृद्धि के साथ बंध ऊर्जा का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। अब जैसे हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, देखो एग्जाम्पल लेते हैं हम 2-3। दो तीन एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे एक तरफ लेते हैं हम बंध, फिर बल नियतांक और बंध सामर्थ्य, K का मान यानी कि बंध नियतांक का मान, और फिर बंध सामर्थ्य। ठीक है, K का मान किसमें है, न्यूटन मीटर इनवर्स इंटू 10⁻⁻²। K का मान किसमें है, न्यूटन मीटर इनवर्स इंटू 10⁻⁻² में है, और बंध सामर्थ्य किसमें है, बंध सामर्थ्य किलो जूल पर मोल में, किलो जूल पर मोल में। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम पहला एग्जांपल लेते हैं, जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए K की वैल्यू कितनी आती है, K की वैल्यू आती है 4.5, और बंध सामर्थ्य कितनी आती है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए 347। इसी तरह से दूसरा
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए के की वैल्यू कितनी आती है 10, के की वैल्यू कितनी है 10 है और बंध सामर्थ्य कितनी है 611 है। बंध सामर्थ्य कितनी है 611। इसी के साथ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए बंध के का मान कितना है, के का मान है 16, के का मान कितना है 16 और बंध सामर्थ्य का मान आता है 837। तो अब देखिए इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि बल नियतांक में जैसे जैसे वृद्धि हो रही है बंध सामर्थ्य क्या हो रही है बढ़ रही है। अतः बल नियतांक के बंध सामर्थ्य के क्या होता है समानुपाती होता है, यानी कि के का मान बढ़ने के साथ साथ बंध सामर्थ्य का मान भी क्या हो रहा है लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे इसी तरह से एक और तरह का एग्जांपल लेते हैं, जैसे HF। HF के लिए K का मान है 9.7 और बंध सामर्थ्य है 965। ठीक है, K का मान क्या है 9.7 और बंध सामर्थ्य कितनी है 565। ठीक है, बंध सामर्थ्य का मान कितना है 565। फिर HCl के लिए, HCl के लिए K का मान कितना है, HCl के लिए K का मान है 4.8 और बंध सामर्थ्य कितनी है 427। ठीक है, HCl के लिए K का मान क्या है 4.8 और बंध सामर्थ्य कितनी है, बंध सामर्थ्य की वैल्यू है 427। इसी तरह HI के लिए, इसी तरह HI के लिए K की वैल्यू है 3.2 और बंध सामर्थ्य की वैल्यू है 297। अब यहां देखिए, देखो जैसे इसमें क्या हो रहा है K के मान में क्या हो रही है कमी होती जा रही है, तो K के मान में कमी के साथ साथ भी क्या हो रहा है बंध सामर्थ्य का मान भी क्या हो रहा है घट रहा है। यानी कि K के मान में कमी के साथ बंध सामर्थ्य का मान भी घटता जा रहा है। अब यहाँ पे ये जो HI है इसकी बंध सामर्थ्य क्या है इन दोनों में से कम है, इन दोनों में से क्या है सबसे कम है। तो बंध सामर्थ्य का कम होने से क्या मतलब है, ये जो बंध है H हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में ये जो बंध है वो क्या है दुर्बल होगा। क्या होगा दुर्बल होगा। इस वजह से ये बंध दुर्बल होने की वजह से ये क्या करेगा आसानी से H+ आयनों का त्याग कर सकता है। इस वजह से ये क्या होगा प्रबल अम्ल होता है। इस वजह से ये क्या होता है प्रबल अम्ल होता है। ठीक है, तो देखिए क्या है यहाँ पे K का मान घटने के साथ साथ बंध सामर्थ्य का मान भी घटता है। यहाँ पे HI को देखो, HI के लिए बंध सामर्थ्य की वैल्यू क्या है सबसे कम है। मैंने पहले बताया था कि बंध सामर्थ्य क्या दर्शाती है कि किससे कोई बॉन्ड कितना प्रबल है, कोई बॉन्ड कितना प्रबल है कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो उसकी क्या कहलाती है बंध सामर्थ्य कहलाती है। यहाँ इसकी बंध सामर्थ्य HI के लिए कम है, इसका मतलब ये क्या है बंध दुर्बल होगा और ये बंध दुर्बल होने की वजह से ये HI मॉलिक्यूल जो है वो आसानी से H+ आयनों का त्याग कर सकता है और उस वजह से ये क्या होगा प्रबल अम्ल होगा। क्या होगा ये प्रबल अम्ल होगा। ठीक है, तो ये क्या है इस तरह से बल नियतांक और बंध ऊर्जा में क्या संबंध होता है गुणात्मक संबंध होता है। यानी कि बल नियतांक का मान बढ़ने के साथ साथ क्या होता है बल ऊर्जा का मान बढ़ता है, या फिर हम कह सकते हैं कि बल नियतांक का मान बढ़ने के साथ साथ बंध सामर्थ्य का मान बढ़ता है और बंध सामर्थ्य बढ़ने से क्या होता है बंध ऊर्जा भी बढ़ती है। अतः बल नियतांक और बंध ऊर्जा में क्या होता है गुणात्मक संबंध होता है। ठीक है, तो यहां तक आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अपने टॉपिक आता है समस्थानिक प्रभाव, वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।